हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा अध्ययन पर। आज हम करने वाले हैं एक और कहानी जिसका नाम है कानों में कंगना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी कानों में कंगना। इसके हम सभी पॉइंट्स जो है शॉर्ट नोट्स में देखेंगे। उसके कहानीकार कौन है? राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। ठीक है, कानों में कंगना कहानी के कहानीकार कौन है? राजा राधिका रमन प्रसाद। ठीक है, कब लिखी गई है? 1913 में प्रकाशित हुई है। कहाँ पे प्रकाशित हुई है? इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई है। ठीक है, कहानी के नायक का नाम क्या है? नरेंद्र कहानी का नायक है जो अपनी आप बीती लिख रहा है। ठीक है, तो इसलिए कहानी किस में लिखी गई है? आत्मकथानक कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। तो देखिए, केंद्रीय पात्र एवं कथावाचक नरेंद्र का किरण से प्रेम, विवाह और फिर किन्नरी के सौंदर्य से वशीभूत हो प्रेम विमुख हो जाने और अंत में किरण के प्राण त्याग के समय वास्तविकता के एहसास होने की कहानी है। ठीक है, तो किन्नरी कौन है? किन्नरी एक वेश्या है जिसके प्यार में पड़कर जो कथावाचक है नरेंद्र, जो प्रमुख पात्र है, मुख्य पात्र है, वो जो है अपनी पत्नी किरण के प्रेम को भूल जाता है। ठीक है, और उसकी किन्नरी के सौंदर्य के प्रेम वशीभूत होकर सब कुछ भूल जाता है और अंत में जब उसकी पत्नी जो है प्राण त्यागने वाली होती है तब उसे वास्तविकता का एहसास होता है। ठीक है, आगे देखिए, पत्नी से अलग दुनिया के प्रेम में फरेब, छल और विश्वासघात होता है। लेखक का उद्देश्य प्रेम, सत्य, ईमानदारी और नैतिक मूल्यों का बोध कराकर आदर्शवाद की स्थापना कराना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि लेखक का जो है उद्देश्य क्या है। लेखक का उद्देश्य क्या है? प्रेम, सत्य, ईमानदारी, नैतिक मूल्यों का बोध कराकर आदर्शवाद की स्थापना है। तो यह इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसके पात्र देखते हैं। सबसे पहले पात्र किरण। किरण कौन है? कहानी की नायिका है जो नायक नरेंद्र की पत्नी है और उसके गुरु योगीश्वर की पुत्री है। किरण कैसी स्त्री है? एक आदर्शवादी स्त्री है। ठीक है, नायिका की सुंदरता की तुलना लेखक ने प्रकृति से की है। आकाश में तारों को देख या उन जगमग आंखों को देखा, बात एक ही थी। तो इसमें किसकी तारीफ हो रही है? इसमें किरण की सुंदरता की तारीफ हो रही है। ठीक है, चलिए आगे। नरेंद्र। नरेंद्र कौन है? कहानी का मुख्य पात्र है। आत्म जो है, जो अपनी कहानी बता रहा है, नायक है। ठीक है, और किरण का पति है जो पहले उसके पिता का ही शिष्य था। किसके पिता का शिष्य था? किरण के पिता का शिष्य था। किरण से खूब प्रेम करता है, बाद में एक किन्नरी के जाल में फंसकर सब गवा देता है। ठीक है, और इसके अलावा योगीश्वर कौन है? योगीश्वर है नरेंद्र के गुरु। तो मुख्य रूप से इस कहानी में तीन पात्र हैं। कौन? एक नरेंद्र, दूसरा है एक तो नरेंद्र है, दूसरा जो है नायिका किरण, और तीसरा है किन्नरी। ठीक है, ये हैं जो मेन पात्र हैं। तीन ही मेन पात्र हैं। इसके अलावा गौण पात्र एक जूही। जूही कौन है? जो नरेंद्र के घर में नौकरानी का काम करती है। इसके अलावा मोहन। मोहन कौन है? नरेंद्र की पहचान वाला, और या फिर आप कह सकते हो कि मोहन का जो मोहन है वो कौन है? नरेंद्र का मित्र है। और एक किन्नरी जो कि इस कहानी की खलनायिका भी है। ठीक है, इस कहानी के विशेष की अगर बात करें हम तो अत्यंत अलंकारिक और क्लिष्ट भाषा है। इसमें दो स्थानों की चर्चा है। यह महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। ये कौन से स्थानों की चर्चा है? ऋषिकेश और मुरादाबाद। ऋषिकेश कौन सा स्थान है? जहाँ पर किरण रहती है अपने पिता के साथ। ठीक है, और मुरादाबाद कहाँ है? कौन है? जहाँ वो नरेंद्र के साथ विवाह करने के बाद जाती है। तो इसमें दो स्थानों का वर्णन हुआ है, ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, भोली भाली स्त्री की पीड़ा का मौन वर्णन किया गया है। गलत संगति का असर दिखाया गया है। प्रकृति की खूबसूरती और उसका सौंदर्य का वर्णन किया गया है। आत्मग्लानि और पश्चाताप का बोध भी कराया गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। पहला, इसके मुख्य पात्र कौन कौन है? किरण, नरेंद्र और योगीश्वर। ठीक है, इसके अलावा किन्नरी, जूही और मोहन। ठीक है, ये गौण पात्र है। स्थानों की बात की जाए तो इसमें दो स्थानों की चर्चा हुई है, एक ऋषिकेश और दूसरा मुरादाबाद। ऋषिकेश किस विषय में है? ऋषिकेश जो है किरण जहाँ अपने पिता के साथ रहती है वो स्थान है ऋषिकेश, और मुरादाबाद जहाँ नरेंद्र
किरण से विवाह करने के पश्चात उसको लेकर जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, कुछ पंक्तियां हैं जिन्हें हम देख लेते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसे वन के फूलों का भोलापन समझो, नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं। विविध खाद्य या रस से जिनकी जीविका है, निरंतर काट छाट से जिसका सौंदर्य है, जो 2 घड़ी चंचल चिकने बाल की भूषा है, 2 घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा। वन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बड़े हैं। चटुल दृष्टि इन्हें पाती नहीं, जगदायु इन्हें छूती नहीं। यह सरल सुंदर सौरभ्यमय जीवन है। जब जीवित रहे तब चारों तरफ अपने प्राण धन से हरे भरे रहे, जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में झड़ पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रकृति का वर्णन कर रहा है कौन, कथाकार। ठीक है, आगे चलते हैं। सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी। वह पतली किरण अपनी मृत्युशैया से इस शून्य निविड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी। कौन कहे किसे एकटक देखती थी, कौन जाने अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी, या हमारे बाद वहाँ क्या हो रहा है इसे जो होती थी मैं क्या बता सकूं। ठीक है, ये सभी पंक्तियाँ जो हैं महत्वपूर्ण हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, आगे देखिए। हम दूर से तारों के सुंदर शून्य झिकमिक को बार बार देखते हैं, लेकिन वह सस्पंद निश्चेष्ट ज्योति सचमुच भावहीन है, या आप अपनी अंतर्लहरी से मस्त है, इसे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आंखें कहाँ कि उनके सहारे उस निगूढ़ अंतर में डूबकर था ले। आगे देखिए। गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। ठीक है, तो ये आ सकता है कि किसका वर्णन है, उदाहरण किसका दिया गया है, गोपियों का और बांसुरी का। समय ने सब कुछ पलट दिया, अब ऐसे वन नहीं जहाँ कृष्ण गोलोक से उतरकर 2 घड़ी वंशी की टेर दे। ऐसे कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो। ऐसे मनुष्य नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दे। यदि 1-2 भूले भटके हो भी, तब अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा। जगन माया की माया नहीं लगी, लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे। लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा। भवसागर की जल तरंगों पर स्थिर होना कब संभव है। ठीक है, तो इसमें किस किस का वर्णन किया गया है, एक तो श्री कृष्ण के गोलोक का, उसके बाद श्री राम का, उसके बाद धर्म अधिकारी युधिष्ठिर का। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न बनते हैं इससे। ठीक है, आगे चलिए। कंकड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। जगत की भी यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चल चलाचल में खड़े हों, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। यह काली कोठरी में आकर इसकी कालिमा से बचे रहें, ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम ही समझो। 2 दिन में राम हाय जानकी कहकर वन वन डोलते फिरे। 2 क्षण में नहीं, 2 क्षण में ही यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग में घसीट लाया। ठीक है, तो देखिए ये पंक्तियाँ महत्वपूर्ण है। ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम में ही समझो। 2 दिन में हाय जानकी कहकर वन डोलते फिरे, क्षण में यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग में घसीट लाए। तो यह पंक्तियाँ जो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में आ सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नशा उतर पड़ा, सारी बातें सूझ गई, आंखों पर की पट्टी खुल पड़ी। लेकिन हाय, खुली भी तो उसी समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया था। ठीक है, तो ये कौन कह रहा है, ये नरेंद्र कह रहा है। कब, जब वो किरण को देखता है। चलिए, तो ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी, कानों में कंगना। कानों में कंगना, अगर मैं कहानी की बात करूं तो इसमें जो है कानों में कंगना कौन पहनता है, किरण पहनती है। ठीक है, तो अब इसके एक बार फिर से इसके मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले कानों में कंगना किसने लिखी है, राधिका रमन प्रसाद जी ने लिखी है। कब लिखी गई है, प्रकाशन वर्ष 1913 है।
कहाँ पे प्रकाशित हुई थी? इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कहानी के नायक नरेंद्र ने आप बीती लिख रहा है, ठीक है। तो कौन सी विधा में लिखी गई है? आत्मकथानक विधा में लिखी गई है यह कहानी, ठीक है। इसके अलावा अगर इसके पात्रों की बात करें तो सबसे पहले आते हैं नरेंद्र, जो कि मुख्य पात्र है और कथावाचक भी है। दूसरा है किरण, जो कि नरेंद्र की पत्नी है और योगीश्वर की पुत्री है। गुरु योगीश्वर, गुरु योगीश्वर कौन है? नरेंद्र के गुरु हैं और कहाँ रहते हैं? ऋषिकेश में रहते हैं, ठीक है। 2 स्थानों का वर्णन हुआ है, कौन कौन सा? एक ऋषिकेश का और दूसरा जहाँ पर वह उन्हें, जो नरेंद्र है, किरण को शादी के बाद ले जाता है मुरादाबाद। तो ऋषिकेश और मुरादाबाद 2 स्थानों का वर्णन हुआ है। इसके अलावा इस कहानी में ये बताया गया है कि प्रेम, सत्य, ईमानदारी और नैतिक मूल्यों का बोध कराकर आदर्शवाद की जो है स्थापना की जा सकती है, ठीक है। तो जो कहानीकार है वो क्या कहता है कि पत्नी से अलग दुनिया के प्रेम में फरेब, छल और विश्वासघात होता है। और अगर आता है कहानी का उद्देश्य क्या है, तो लेखक के अनुसार कहानी का उद्देश्य प्रेम, सत्य, ईमानदारी और नैतिक मूल्यों का बोध कराकर आदर्शवाद की स्थापना करना है, ठीक है। आई होप सबको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसके अलावा इसके मूल पाठ को ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आप इस कहानी का मूल पाठ नहीं पढ़ेंगे तो अगर जो पंक्तियां हैं वो आप अच्छे से नहीं समझ सकेंगे, इसलिए मूल पाठ तो आपको ज़रूर ही पढ़ना चाहिए। बाकी इससे अलग कुछ नहीं आएगा। जो पॉइंट्स मैंने आपको कराए हैं इनमें से ही 1-2 नंबर आपके ज़रूर आ जाएंगे। अगर इस कहानी से कोई प्रश्न बनता है तो इन्हीं जो मैंने आज वीडियो कराई है उसी में से बनता है, ठीक है। तो कल आज आपसे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।